Good morning, students. Today we'll be starting the second chapter from your physics, which is chapter 2, Force and Laws of Motion. Okay, in this chapter we'll be studying about the concept of force along with the applications of force in our day-to-day life, in which we'll be studying the important laws of motion in this chapter. Okay, so I hope you will pay attention to the videos and the classes which will be taken for this particular chapter, because it is quite important. So let's get started, and in the first part we will be just covering the introduction. So just listen to the video very carefully. Students, I hope you all must be familiar with the term force. What is force? ये तो आप पढ़ चुके हैं अपनी क्लासेस में अभी तक कि फोर्स होती है आपकी पुश और पुल ऑन एन बॉडी इज़ कॉल्ड फोर्स, या आप कह सकते हैं जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करते हैं या पुश करते हैं तो आपने देखा होगा यू अप्लाई सम फोर्स ओवर इट एंड दैट इज़ कॉल्ड फोर्स. Okay, and you know that forces can be used in our day-to-day life or in our everyday actions like pushing, pulling, lifting, stretching, twisting and pressing. आपने देखा होगा आप कोई चीज़ पुल करते हो तो आप उसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हो. सिमिलरली व्हेन यू आर लिफ्टिंग समथिंग, आप कोई चीज़ जब लिफ्ट कर रहे हो तभी भी आप क्या अप्लाई करते हो? फोर्स अप्लाई करते हो. स्ट्रेच करते हो कोई चीज़ तो आपने देखा होगा आप ज़ोर लगाते हो, ज़ोर लगता है तो आप अपनी बॉडी का फोर्स यू आर अप्लाइंग इट. सो दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द टर्म फोर्स कि फोर्स होती क्या है. आइए और देखते हैं कुछ इस टर्म फोर्स के बारे में. सो स्टूडेंट्स, अगेन द कंसेप्ट इज सेम एंड यू कैन सी दैट फोर्स की जो वन लाइन और अ शॉर्ट डेफिनेशन होती है वो यही है: a force can be a push or pull on any object, right? For example, when you push and open a door, what happens? आप पुश करते हो, धक्का देते हो दरवाजे को, and the door open because you are applying the force on the door. Also, what happen? You pull to open a drawer. आप पुल करते हो, यू आर अप्लाइंग अ फोर्स टू पुल द ड्रॉर, देन ओनली द ड्रॉर ओपन्स. आपने देखा होगा आपके घरों में कबर्ड्स होते हैं, राइट? आप उन कबर्ड्स पे जब फोर्स अप्लाई करते हो, खींचते हो उन ड्रॉर्स को अपनी तरफ, तभी तो वो ओपन होते हैं, राइट? तो इसी तरीके से जब भी आप कोई चीज़ पुल करते हैं या पुश करते हैं, then it means you are applying some force and you are making to let that activity happen. Okay, so let's see what else is written on this slide. You cannot see a force but often you can see what it does. It means आप देख नहीं सकते कि फोर्स क्या होती है. in spite you can only judge it. आप सिर्फ उसके इफ़ेक्ट्स को जज कर सकते हैं. आप कभी फोर्स देख नहीं सकते बिकॉज इट इज़ नॉट विजिबल. उसके इफ़ेक्ट सिर्फ विजिबल हैं कि आपने फोर्स लगाई तो ड्रॉर ओपन हुआ, आपने फोर्स लगाई तो गेट ओपन हुआ, आपने फोर्स लगाई तो यू कैन सी द स्ट्रेचिंग ऑफ अ रबर बैंड कैन हैपन. ओके, सिमिलरली आप देख सकते हैं कि फोर्सेस कैन चेंज द स्पीड ऑफ समथिंग, द डायरेक्शन इट इज़ मूविंग इन और इट्स शेप. यानी कि ये कुछ इफ़ेक्ट्स हैं फोर्स के जो कि आप आगे पढ़ेंगे. ओके, सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल कि फोर्स क्या होती है एंड व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स विच यू विल बी स्टडिंग इन द नेक्स्ट पार्ट. ओके, अब देखिए ध्यान से. इन द नेक्स्ट स्लाइड यू ऑल विल बी स्टडिंग अबाउट द इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स कि फोर्स के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं. जैसा कि आपने अभी देखा था कि अ फोर्स कैन नॉट बी सीन बट अ फोर्स कैन बी जज्ड बाय इट्स इफ़ेक्ट्स विच इट कैन प्रोड्यूस इन वेरियस बॉडीज़ और ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस. लाइक यू कैन नॉट सी अ फोर्स बट आप फोर्स को जज कर सकते हो सिर्फ उसके इफ़ेक्ट से
जो कि वो प्रोड्यूस करती है ऑन दी वेरियस ऑब्जेक्ट्स विच आर अराउंड यू ऑल, राइट? So a force can produce the following effects. Please note it down, students. The effects could be a force can move a stationary body. आपने देखा होगा जब आप फोर्स लगाते हो तो कोई भी बॉडी जो मूव कर रही होती है वो रुक भी सकती है, और अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो मूव भी करने लगती है, राइट? तो अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी. इसका एग्जाम्पल है, सपोज देयर इज अ बॉक्स इन योर हाउस एंड यू हैव टू लिफ्ट दैट बॉक्स. तो अगर आप उसको पुश करोगे तो वो बॉक्स आगे मूव करेगा. इट मीन्स आपकी फोर्स ने उस बॉक्स को मूवमेंट करने के लिए अलाउ किया. इट मीन्स यू आर मूविंग अ स्टेशनरी बॉडी. इज दैट क्लियर? Okay, so along with this was the first effect of force. The second effect of force is beta, a force can stop a moving object. फोर्स लगाने पर आप कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट रोक भी सकते हैं, जिनके एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो. सपोज यू आर राइडिंग अ बाइसिकल. आप बाइसिकल चला रहे हो, ठीक है? आपने देखा अगर किसी ने आपकी बाइसिकल पीछे से पकड़ ली तो कैन यू राइड द बाइसिकल नाउ? Yes, no, you cannot ride it because फोर्स लग रही है पीछे से आपकी बाइसिकल पर, इसलिए your bicycle have stopped. So a force can stop a moving body. Similarly, a force can change the speed of a moving body. आपकी जो फोर्स होती है वो क्या करती है? It can even change the speed. ठीक है? ऑल्सो अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी. अब देखिए बेटा, डायरेक्शन का एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी आपको. यू हैव सीन अ क्रिकेट मैच. आपने देखा होगा जो बॉलर होता है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से बैट्समैन की तरफ बॉल थ्रो करता है. बट व्हाट हैपन्स व्हेन द बैट्समैन हिट्स द बॉल? क्या होता है? जो बॉल होती है ईदर इट गोज़ फॉर अ 6 और अ 4. जब वो 4 या 6 होता है तो जो बॉल का डायरेक्शन होता है वो चेंज हो जाता है. यस, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फोर्स वेयर इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी. सिमिलरली आप देख सकते हो द लास्ट इफेक्ट ऑफ फोर्स इज अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी. जो फोर्स होती है वो किसी भी बॉडी का शेप और साइज चेंज कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव सीन अ रबर बैंड. उसका ओरिजिनल शेप किस तरीके का होता है, एंड देन व्हाट हैपन्स व्हेन यू स्ट्रेच द रबर बैंड? आपने जब उस पर फोर्स लगाया तो क्या हुआ? उसकी साइज चेंज हो गई, शेप चेंज हो गई. शेप सपोज पहले सर्कुलर होगा तो इट विल बिकम ओवल. तो ये होते हैं कुछ आपके इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स जो कि आपकी बुक में भी मेंशन्ड हैं. ओके, so now in the next part you will be studying about the two types of force in which you will study balanced and unbalanced force. तो आपने अभी पढ़ा था फोर्स के बारे में, फोर्स क्या होती है, उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं. बट नाउ यू विल बी ऑल्सो स्टडिंग दैट इन हाउ मेनी कैटेगरीज द फोर्स इज़ बीन कैटेगराइज्ड. तो 2 कैटेगरी में आपकी फोर्स कैटेगराइज करी गई है. फर्स्ट इज़ योर अनबैलेंस्ड फोर्स, सेकेंड इज़ योर बैलेंस्ड फोर्स. ठीक है, आइए इनके बारे में पढ़ते हैं कि क्या होती हैं ये फोर्सेस. तो बेटा देखिए, जब बात आती है आपकी बैलेंस्ड फोर्सेस की, तो बैलेंस्ड फोर्सेस के केस में आप ये कहेंगे कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्सेस लग रही हैं उन सब का सम, उनकी रिजल्टेंट फोर्सेस का जो सम होता है इट इज़ इक्वल टू 0, देन इट मीन्स द फोर्सेस आर बैलेंस्ड फोर्सेस. ओके, क्या होता है अब आइए समझिए. मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा रही हूँ. द एग्जाम्पल विच इज़ गिवन इन दिस पिक्चर. आई होप you all must be familiar with this game. It is tug of war, right? तो आपने देखा होगा बेटा, टग ऑफ वॉर में आपने देखा है कि एक रोप होती है और देयर आर 2 टीम्स, टीम ए एंड टीम बी, राइट?
टीम ए एंड टीम बी। अब आपने देखा दोनों टीम्स जो फोर्स लगा रही हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। टीम बी अपनी तरफ लगा रही है, टीम ए अपनी तरफ लगा रही है। बट इस गेम में आपने देखा होगा जो प्लेयर्स होते हैं दे आर इक्वल इन नंबर, तो फोर्स ऑपोजिट है और यू कैन से द मैग्नीट्यूड इज इक्वल एंड ऑपोजिट। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, इट इज कैंसलिंग आउट ईच अदर एंड इट विल बी इक्वल टू, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, सो इट इज इक्वल्स टू 0। इसीलिए कहा जाता है कि इस टाइप ऑफ फोर्सेस को आप बैलेंस्ड फोर्सेस कहते हैं। यानी कि एक तरीके से बैलेंस्ड फोर्सेस आपकी वो फोर्सेस हो गई जिनमें जो रिजल्टेंट होगा सभी फोर्सेस का, जो कि किसी भी बॉडी पे एक्ट कर रहा होगा, इट विल बी इक्वल टू 0। ओके, also you can see that if a number of balanced forces acting on a stationary body, then the body continues to be remain in its stationary position। देखिए, जब आप एक ऑब्जेक्ट पे, फॉर एग्जाम्पल इन दिस गेम ओनली टग ऑफ वॉर, इफ़ यू आर अप्लाइंग द फोर्स फ्रॉम बोथ द साइड्स एंड इट इज़ इक्वल, तो ज़रा से भी मूवमेंट होगी रोप की या कोई टीम आगे पीछे होगी? नहीं होगी ना, क्योंकि वो स्टेशनरी हो गया, स्टिल हो गया वहीं पे, क्योंकि जो फोर्स है वो बराबर लग रही है दोनों तरफ से। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द बैलेंस्ड फोर्सेस एंड यू कैन सी दैट द बॉडी व्हेन इट इज इन दैट सिचुएशन, जब आप कहेंगे बैलेंस्ड फोर्सेस जब आपकी फोर्सेस जो होती हैं बैलेंस्ड होती हैं उस पर, तो जो उसका नेट रिजल्टेंट फोर्स होगा वो 0 होगा। ठीक है, आइए देखते हैं टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द काइंड ऑफ फोर्स, इट इज अनबैलेंस्ड फोर्सेस। एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस में बेटा बस इतना ही डिफरेंस है कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट 0, ओके, देन द फोर्सेस आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। क्या कहते हैं कि तब उस केस में जो फोर्स लग रही होगी इट इज अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, अब अनबैलेंस्ड फोर्स की जब मैं बात कहूँ तो आई एम अगेन गिविंग यू एन एग्जाम्पल ऑफ द सेम गेम टग ऑफ वॉर। अब टग ऑफ वॉर में क्या होगा, अगर आपने देखा टग ऑफ वॉर में 2 टीम्स थी, टीम ए टीम बी। ओके, देन व्हाट हैपन्स, अगर एक टीम ज़्यादा फोर्स लगाने लगे, सपोज दिस टीम इज अप्लाइंग मोर फोर्स एंड इस टीम की तरफ से कम फोर्स हो गया है, तो ये टीम इस टीम को क्या करेगी, अपनी तरफ खींच लेगी एंड यू विल सी दैट दिस टीम विल मूव बैकवर्ड्स, क्योंकि ये क्या हो रहा है, देयर इज नॉट इक्वल force which has been applied now। ठीक है, so listen to me, in tug of war if one of the teams suddenly releases the rope, यानी एक टीम अगर अचानक से रोप छोड़ देती है या उनकी तरफ से कम फोर्स लग रहा होता है, then you can say the unbalanced force acts on the other team due to which it falls backward। So in this case an unbalanced force results in the motion of the weaker team along with the rope they are holding। okay, तो आप इस एग्जाम्पल से ये भी बता सकते हैं कि when an unbalanced force acts on a body it produces motion in the body, यानी कि जब कभी भी unbalanced force किसी बॉडी पे it is acting on, then you can say it produces the motion in the body। okay, जैसे कि आपने देखा था बैलेंस्ड में क्या हो रहा था कि आपकी जो बॉडी थी इट बिकेम स्टेशनरी, बट इन अनबैलेंस्ड फोर्सेस द बॉडी विल बी इन स्टेट ऑफ इट्स मोशन ओनली। ठीक है, सो इफ देयर वेर नो अनबैलेंस्ड फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस, अ मूविंग बॉडी वुड गो ऑन फॉर एवर। ओके, so always remember unbalanced forces are those forces in which the net resultant forces acting on a body is not equal to
0. Okay, I hope this is clear. Okay, once again just an overview of both the forces, balanced and unbalanced. आप यहाँ देख सकते हैं clearly कि what happens in balanced forces and what happens in unbalanced forces. Balanced forces में जो दोनों forces लग रही होती हैं वो equal and opposite होती हैं, इसीलिए आप देख सकते हो, you can see F1 is equals to F2. But in unbalanced forces, the forces are which are acting on a body is in opposite direction. But if one force is greater than the other force, तो जो net resultant force होगी आपकी वो 0 नहीं होगी. Okay, so this condition is important that any one of the force should be greater than the other one. Okay, चलिए, I hope this is clear to you all. With this, we are just moving ahead with the law of motion. But before that, I just wanted you to know that there was a scientist, Sir Isaac Newton. आप सभी जानते होंगे. He gave the laws of motion and the law of gravitation. Okay. And you know, Newton has given 3 laws to describe the motion of bodies, and these laws are known as the Newton's law of motion. And the Newton's law of motion give us a precise definition of force and establish a relationship between the force applied on a body and the state of motion acquired by it. यानी कि ये जो आपके लॉज हैं ये हमें एक प्रिसाइज डेफिनेशन देते हैं फोर्स की, और हमें फोर्स का रिलेशनशिप बताते हैं विद एनी बॉडी एंड जो बॉडी मोशन में है उसका भी. ठीक है, सो वील नाउ डिस्कस द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड देन वील सी द एप्लीकेशंस ऑफ इट इन आवर डे टू डे लाइफ. ओके, बिफोर मूविंग अहेड, I just wanted you to know that what is the first law of motion, then we'll go with the examples. Okay, so the first law of motion is बेटा ये लॉ जो है आपका सर आइजैक न्यूटन ने दिया था. ध्यान से सुनिएगा आपका ये लॉ क्या कहता है. The first law of motion states that a body at rest will remain in rest and a body in motion will continue to be in motion or a straight line with uniform speed unless or until it is compelled by an external force to change its state of rest or of uniform motion. यानी कि आपकी बॉडी कोई भी बॉडी है, कोई भी सब्सटेंस है आपका, इट विल रिमेन इन रेस्ट. अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, एंड अगर इट इज़ मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इट विल बी इन स्ट्रेट लाइन अनलेस एंड अनटिल अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही होगी. ठीक है, क्या कहता है ये लॉ? अ बॉडी विल बी एट रेस्ट until and unless an external force is acting on that body. Because you know, जब कोई भी external force उस पर act करेगी, it will be making that object to be in motion, right? So this was your first law, जो कि ये कहता है a body at rest will remain at rest, a body at motion will be in motion in a straight line with uniform speed unless and until कोई external force आके नहीं लग रही हो उन पे तब तक. because जब आपकी external force it will be acting on it, it will change its state of rest or of uniform motion. ठीक है, for example इसके लिए देखिए, I'll just take an examples to get you a clear conception of the first law. सपोज देर इज़ अ बुक विच इज़ लाइंग ऑन द टेबल. ठीक है, आपके पास एक बुक है जो कि टेबल पे रखी हुई है. इट इज़ इन रेस्ट, वो रेस्ट पे है. द बुक विल नॉट मूव बाय इट्स सेल्फ, दैट इज़ वो बुक अपने आप तो चल के कहीं नहीं जाएगी,
इट कैन नॉट चेंज इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट बाय इटसेल्फ, वो अपनी पोजिशन भी कहीं चेंज नहीं करेगी, बट इट कैन चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट ओनली व्हेन कंपेल्ड बाय द फोर्स ऑफ योर हैंड्स। यानी कि वो अपना जो पोजीशन है चेंज कर सकती है फ्रॉम स्टेट ऑफ रेस्ट, लेकिन वो तब तक नहीं होगा जब तक आप अपने हाथों से फोर्स लगा के उसको लिफ्ट नहीं करेंगे। ओके, सो दैट इज व्हेन वी लिफ्ट द बुक। Okay, that is when we lift the book from the table. Thus, the position of rest of the book has been changed by the external force of our hands. ठीक है, because आपने force apply करी to lift that book, then only the book has changed its position, because earlier it was lying on that table. आपने उसकी जो स्टेट ऑफ रेस्ट है यू चेंज्ड इट बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एंड अब समझते हैं टर्म इनर्शिया को। स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो आइए लेट्स अंडरस्टैंड द टर्म इनर्शिया। सो इनर्शिया होती है बेटा आपकी is that property of a body due to which it resists a change in its state of rest or of uniform motion। यानी कि the tendency of a body to remain at rest or if moving to continue moving in a straight line, it's called inertia। अगर आपकी जो बॉडी है रेस्ट पे है तो अगर वो रेस्ट पे ही रहती है, अगर इट इज़ मूविंग तो वो मूव ही करती रहती है, that tendency of the body is called as inertia। okay, यानी inertia वो tendency है किसी भी body की to be remain at rest or to move until and unless an external force is been applied on it। okay, so inertia is that property of a body due to which it resists a change in its state of rest or of यूनिफॉर्म मोशन। ओके, सो याद रखिएगा न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसको आप लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं काफ़ी बार, तो कंफ्यूज मत होइएगा अगर आपसे कहा जाता है व्हाट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और द लॉ ऑफ इनर्शिया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कि क्या है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, गुड। तो मैंने जो आपको समझाया था इनर्शिया एंड मास की बात की गई है, यहाँ पे आगे देखिए कि क्या है इनर्शिया एंड मास। तो मैंने आपको अभी बताया था इनर्शिया, अ बॉडी एट रेस्ट continues to be at rest and a body in motion continues to be in motion. This property is known as inertia. And what happens कि the inertia of a body is measured by the magnitude of force required to change the state of the body। यानी कि जो inertia होती है वो कैसे measure की जाती है? It is measured by the magnitude of force required to change the state of that body। And what happens? The force required to change, the force which is required to change the state of a heavier body is more than the force which is required to change the lighter body। It is so obvious कि आपको ज़्यादा force लगाना पड़ेगा एक heavy body का state change करने में as compared to the lighter body, and this means that this is because the mass of a heavier body is more than the mass of the lighter body। So the mass of a body is a measure of its inertia। क्या होता है? जो mass होता है किसी भी body का, it is the measure of its inertia। I hope this is clear to you all। Let's see some of the examples of the first law of motion, or else you can also say examples of inertia from your day-to-day life। So you have seen a striker hits a pile of coins on a carom board and the lowest coin moves out, and due to inertia of rest the other coins falls down। आपने देखा होगा कि जब आप कैरम बोर्ड खेलते हैं तो जो स्ट्राइकर होता है
वो जो पाइल ऑफ कॉइन्स होते हैं, आपको आपकी जो बोर्ड में आप जब स्ट्राइक करते हो तो क्या होता है, द लोएस्ट कॉइन मूव्स आउट, जो सबसे नीचे कॉइन होता है वो क्या होता है, इट मूव्स आउट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और बाकी के जो कॉइन्स होते हैं वो गिर जाते हैं. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट लॉ और द examples of inertia you can say. Next is, if a coin placed on a playing card over a tumbler is flicked with the finger due to inertia of rest, the coin falls over the tumbler. आपने ये देखा होगा कि अगर एक ग्लास के ऊपर देयर इज अ कार्ड एंड देयर इज अ कॉइन ऑन इट, आपने देखा होगा जब आप कार्ड को फोर्स के साथ आप फ्लिक करते हैं तो जो कॉइन होता है वो ग्लास के अंदर गिर जाता है और जो कार्ड होता है इट मूव्स अवे, बिकॉज what happens, you are applying the force and it is making the object move, which is happening due to its motion. Now all these are examples which are given in your book on page number 51. Please have a look at this. Next example is, when we travel in a car and the driver applies the brake suddenly, what happens, we tend to fall forward due to inertia of motion. क्या होता है, जब हम कार में मूव कर रहे होते हैं और ड्राइवर सडनली ब्रेक लगा देता है तो ऐसा होता है ना, हम आगे को जाते हैं फिर पीछे आते हैं, पहले हम आगे जाते हैं, we tend to fall forward. Yes, this is due to inertia of motion. So I hope students the three examples are clear. Now moving with the last example, when we are standing in a bus and the bus begins to move suddenly, what happens, we tend to fall backward because our feet in contact with the floor moves forward, but the upper part of the body continues to be in rest only. जब हम खड़े हुए होते हैं बस में तो क्या होता है, जब जो ड्राइवर होता है when he applies the brake suddenly, what happens, we tend to move forward, right? क्योंकि जो हमारी फीट होती हैं दे आर इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर, तो वो आगे की तरफ मूव कर जाती हैं, बट हमारी जो अपर बॉडी होती है इट कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट. ओके, सो दीज वेर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. प्लीज रीड इट वंस फ्रॉम योर बुक्स, and in the next class we will be continuing with the momentum part, which we will be studying in the next part, or else let's just continue over it कि क्या होती है momentum, or else we will be studying this momentum part in the next video. So in case you have any doubt, you may ask me in the class tomorrow. Listen to the video once and do read your books. Okay, thank you and have a nice day, students.